Good evening. We'll start our new chapter, that is electrochemistry. As you all know, the term electrochemistry means एक term electrical energy का और एक chemistry का term. So we can say in this chapter हम लोग electrical energy को chemical energy में conversion और chemical energy का electrical energy में conversion कैसे करते हैं, कौन-कौन से devices use करते हैं, and what are all the procedures, ये सब पूरा portion हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. So in this chapter we basically study how to convert electrical energy into chemical energy, then chemical energy into electrical energy, and what are all devices जो इस process में use करेंगे और वो कैसे function करते हैं. So basically electrochemistry का जो chapter है ये basically तीन chapter का combination है. Your first part is electrolysis, second part is conductance, and third part is galvanic cell. Electrolysis में हम सीखेंगे कि electrical energy को कैसे chemical energy में convert करते हैं, इस process में कौन सी device use करते हैं. कंडक्टेंस वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन से थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है. सो कंडक्शन थ्रू सॉल्यूशंस, दिस इज द पार्ट इन कंडक्टेंस. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज गैल्वेनिक सेल. सो गैल्वेनिक सेल का मतलब हुआ कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का जो रिवर्स पार्ट है वो गैल्वेनिक सेल में सीखेंगे. सो बेसिकली 3 चैप्टर्स आर देयर. सो फर्स्ट पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में जो डिवाइस यूज कर रहे हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. The device which will use for this purpose is electrolytic cell. Electrolytic cell में जो metal wire use कर रहे हैं that is electrodes, और जो solution हम लोग use कर रहे हैं that is electrolyte. Electrodes जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक एनोड एक कैथोड. ध्यान रखना है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. हम इलेक्ट्रोड को उसकी पोलैरिटी से आइडेंटिफाई नहीं करते बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पोलैरिटी अलग होती है और गैल्वेनिक सेल की पोलैरिटी अलग होती है. और हम इसी चैप्टर में दोनों तरह के सेल्स पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज वेल एज गैल्वेनिक सेल. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसको इलेक्ट्रोड्स को सेल्स में आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट विल डू, हम एनोड को ऑक्सीडेशन से और कैथोड को रिडक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर पोलैरिटी. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो जो मेटल रॉड जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोड है. दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक एनोड एक कैथोड. एनोड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे. ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको थोड़ी चीज क्लियर होगी. सो फर्स्ट हम विल राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. मोल्टन मतलब लिक्विड. अगर मोल्टन NaCl हम लेंगे तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये आयोनाइज होके बनेगा Na+ आयन और Cl- आयन. ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो एनायन होता है दैट मूव्स टू एनोड, anion moves to anode and cation moves to cathode. So anion moves to anode and cation moves to cathode. ये चीज हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो अब देखो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस लिख रहे हैं तो एनोड पे हमारे पास कौन सा आयन आएगा, एनायन विच इज Cl-, और कैथोड पे कौन सा आयन आएगा, केटायन विच इज Na+. तो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे हमारे पास Cl- और कैथोड पे हमारे पास Na+ पहुंचेगा. ठीक है, अब एज पर रूल आपको पहले ही सिखाया, रूल इज व्हाट, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन कराना है और कैथोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, रिडक्शन. एंड आई होप आपको इतना तो स्टार्टिंग से ही पता होगा कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट, ये चीज आपने रेडॉक्स वाले चैप्टर में सीखी हुई है. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इज दैट ओके? तो आपको कीवर्ड याद रखना है. अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंफ्यूज करता है कहीं से भी तो सिंपली रूल याद रखना है दैट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी देखो Cl- का हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे तो इट विल कन्वर्ट टू Cl+ इलेक्ट्रॉन, राइट, and then 2 Cl atom gets combined to form chlorine gas.
तो इस प्रोसेस में हमें एनोड से कौन सी गैस मिल रही है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे आ जाओ। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इट विल कन्वर्ट टू सोडियम सॉलिड, राइट? एग्जैक्टली। अब यहीं से आप चाहो तो इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हो। हमारे पास Cl माइनस गया है किस वाले इलेक्ट्रोड पे? एनोड पे। तो Cl माइनस पे नेगेटिव चार्ज है, कौन सा इलेक्ट्रोड इसे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा यहाँ पे जो एनोड होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और कैथोड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये चीज हम लोगों ने कैसे डिसाइड करी? Cl माइनस मूव्स टू प्लस, क्योंकि माइनस को प्लस चार्ज अट्रैक्ट करता है और प्लस को माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो Cl माइनस एनोड की तरफ जा रहा है, तो एनोड पे कौन सी पोलैरिटी होगी? पॉजिटिव। Na प्लस किस तरफ जा रहा है? कैथोड की तरफ। तो Na प्लस किससे अट्रैक्ट होगा? माइनस चार्ज से। तो कैथोड की पोलैरिटी नेगेटिव। तो अब यहाँ से एक तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, साथ में आप पोलैरिटी लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट हुआ इन, इस चीज को नोट बना के लिखेंगे, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव, electrode while cathode is negative electrode। से आप याद रख सकते हो तो याद रखना है, अदरवाइज मैंने ट्रिक सिखाई। एनायन मूव्स टू एनोड, कैटायन मूव्स टू कैथोड। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो Cl माइनस किस इलेक्ट्रोड पे गया? एनोड पे। एनोड इज पॉजिटिव। Na प्लस किस इलेक्ट्रोड पे गया? माइनस पे, दैट इज कैथोड। सो कैथोड इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो क्या करना है? एनायन को एनोड पे ले जाना है, कैटायन को कैथोड पे ले जाना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है, तो दैट इज विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन कराना है, दैट इज विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl एटम बनाया, दो Cl एटम कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे। कैथोड पे जो Na प्लस आयन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा और सोडियम सॉलिड बनाया। तो अगर मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलेगा सोडियम मेटल। ये आप इसका आउटकम लिख सकते हो। सो आउटकम ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बिकॉज आपसे एग्जाम में प्रोडक्ट ही पूछे जाएंगे। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl produces sodium solid at cathode and chlorine gas at anode। ये आपके प्रोडक्ट हो गए। तो अगर मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पूछेंगे तो उससे सोडियम सॉलिड मिलेगा कैथोड पे और क्लोरीन गैसेस मिलेगा एनोड पे। स्टार्ट ओके। मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप जानते हो कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस ऐड कर देते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी करानी होगी तो वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज टू लो। तो अब जब आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो वाटर को अगर हम आयनाइज करेंगे तो वाटर द आयंस प्रोड्यूस्ड। सो अगर वाटर आयनाइज होगा तो यू विल गेट H प्लस आयन एंड OH माइनस। आप में से कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की वजह से होती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने ऐसा पढ़ा होगा। सो इट बिकम्स H3O प्लस एंड OH माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस। You may write like this. So electrolysis of water takes place because of water giving you H3O plus and OH minus. इसको हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। आपने आयनिक में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब वाटर का आयोनाइजेशन वाटर की वजह से हो रहा है। सो इट इज प्रोड्यूसिंग H3O plus और OH minus. It's up to you. You may write H plus और OH minus, और सही से लिखना है तो you can write H3O plus and OH minus, ठीक है। तो फिर वही प्रोसेस, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनायन मूव्स टू एनोड एंड कैटायन मूव्स टू कैथोड। तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होना है, कौन सा आयन पहुंचेगा यहाँ पे? OH माइनस।
कैथोड पे रिडक्शन होना है, यहाँ पे कौन सा आयन आएगा बताओ, H+। तो OH माइनस का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, विल कन्वर्ट टू OH प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर 4 OH यूनिट कंबाइन होके 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे। Whereas H plus will gain its electron, will convert to H atom, और 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ओके, सो एज पर आवर रूल एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन हुआ, which is loss of electron, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, which is gain of electron, right? तो अगर हमें 4 OH यूनिट यूज करनी है तो डेफिनेटली इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर हमने 4 OH माइनस यूज हुआ है तो जनरली 4 H प्लस यूज करेंगे, तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 2 H यूज कर रखे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एज वी नीड 4 H प्लस एंड 4 OH माइनस, तो बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप फाइनल बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4 वाटर on electrolysis produces 2 moles of water, 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. So you may see कि electrolysis में 4 water use हुआ, but ultimately 2 water reproduce हो गया, तो जो finally electrolysis हुई that is of 2 water molecule producing 2 moles of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas. Hydrogen gas produced at cathode, oxygen gas produced at anode. ठीक है, I said वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में पहले वाटर आयनाइज हुआ, H plus at OH माइनस बना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, कैथोड पे रिडक्शन होना है, तो H plus आयन मूव्स टू कैथोड एंड OH माइनस मूव्स टू एनोड। तो समझ गए पहले? जब OH माइनस हमारा एनोड पे पहुंचा तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, तो OH ने अपना माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इट विल कन्वर्ट टू OH प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर 4 OH यूनिट कंबाइन होकर 2 मोल वाटर बनाता है और 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। H plus ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इट विल कन्वर्ट टू हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम गेट्स कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन में आप देखो हमने 4 OH यूज किया सेकंड इक्वेशन में, तो पहली वाली इक्वेशन से वी नीड 4 OH, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करा बैलेंस करने के लिए। If we are consuming 4 OH minus, then certainly we have to consume 4 H plus, तो फर्स्ट इक्वेशन को कैथोड वाली साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो उसको 4 बैलेंस करने के लिए फिर 2 मल्टीप्लाई करा, और अगर ओवरऑल इक्वेशन में देखो तो वी नीड 4 H plus and 4 OH minus, तो हमने पहली इक्वेशन को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे टर्म को ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 4 वाटर gives you 2 water plus 2 hydrogen plus oxygen, ऑक्सीजन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आप इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन हमने यूज किया हुआ है, देखो ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो अगर इस प्रोसेस में आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, number of moles of electron exchanged is equal to 4। ठीक है, समझ आई बात? तो फिर से बैलेंसिंग ध्यान से देखो, पहले मैंने बोला कि यहाँ पे देखो 4 यूज कर रहे हैं, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई करा। अब आपने 4 OH माइनस लिया तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करा, तब आपके पास 4 OH माइनस आएंगे। अब अगर आपके पास 4 OH माइनस आएंगे तो ऑटोमेटिकली 4 H प्लस भी चाहिए, तो इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, राइट? आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हो रहा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज कर रहे हैं, तो वी हैव 4 हाइड्रोजन, तो नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। आप सबको ऐड कर दो, सो वी हैव 4 OH माइनस से 4 OH बना, तो अल्टीमेटली 4 OH और 4 OH कंज्यूम होके 2 वाटर एंड ऑक्सीजन, तो राइट साइड में लिखा 2 वाटर एंड ऑक्सीजन। दूसरे साइड की इक्वेशन से 4 H प्लस कंज्यूम होके क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया, और टोटल कंजम्पशन किसका हुआ, 4 मोल्स ऑफ वाटर, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर लेफ्ट हैंड साइड।
So if you will consume 4 moles of water, it will produce 2 moles of water, 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. Okay. And finally, अगर हमने 2 मोल of water को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो नेट आउटकम is 2 moles of water, there's 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen, right? और अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे टोटल तो कितना कंज्यूम हो रहा है, ये 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है यहाँ पे देखिए. Is that clear? तो बैलेंस करने के लिए लिखना है तो आपने सारे इक्वेशंस को बैलेंस करना है. अदरवाइज सिंपली यू कैन राइट दैट प्रोडक्ट्स आर एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर वो 4OH उसके जगह कौन सा भी नंबर ले सकते हैं कि? मैंने आपको बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 into 10⁻19 कूलम है. तो अगर हमें चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 मोल इज अवोगाड्रोस नंबर 6.023 into 10⁻23. तो 1.6 into 10⁻19 कूलम चार्ज में अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करा तो टोटल चार्ज आ गया आपके पास. अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है सॉल्व होके, दिस कम्स आउट टू बी 96500 कूलम. या इसी को बोलते हैं हम लोग 1 फैराडे. तो शॉर्ट में इसको 1F लिखते हैं. नोटेशन फॉर फैराडे इज कैपिटल F. सो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे. अब इस चीज को हम लोग फाइनल नोट में लिख रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि अगर हम 1 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, फॉर दैट वी नीड 2 फैराडे चार्ज and the product will be 1 mole hydrogen and half mole oxygen. So this you will write in a final note that from the electrolysis of 1 mole of water will get 1 mole hydrogen at cathode and 0.5 mole oxygen at anode, and in this process 2 moles of electrons are consumed, that is charge required is equal to 2 Faraday. Yes. Differential electrolysis. So put the next item, preferential electrolysis. Write down the next term, preferential electrolysis. प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक साथ 2 कैटायन और 2 एनायन आ जाएंगे तो हाउ वी इलेक्ट्रोलाइज देम, तो उसके लिए सर्टेन रूल्स होते हैं, दैट इज नोन एज रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस. Write down the next term, preferential electrolysis. देखा आपने नेक्स्ट टर्म प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस. तो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक एनोड है और एक कैथोड है तो उस पे कैटायन और एनायन अगर मूव कर रहे हैं तो जब तक हमारे पास एक कैटायन और एक एनायन था तब तक तो मैंने प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस लिखी. जैसे अभी देखो मैंने आपको एक्वस NaCl के मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस बताई. तो हमारे पास एक कैटायन था Na+, एक एनायन था Cl-. तो एक कैथोड पे पहुंचा, एक एनोड पे पहुंचा और हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा दी. बट अगर हमारे पास सपोज करो किसी इलेक्ट्रोलिसिस में एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन आ जाएंगे तो वहां पे हमें रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करना होता है. सो यू हैव टू नोट डाउन दीस रूल्स फर्स्ट. ऑल्दो अगर बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो हमें ये डिसाइड करने के लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करानी है उसके लिए हम एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज करते हैं. बट यू ऑल नो दैट इज अ वेरी बिग सीरीज एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. तो मैंने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना दिए
जिससे आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं. सो दीज आर द रूल्स विच आई हैव फ्रेम्ड फॉर यू. तो इससे आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी. अदरवाइज अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस डिसाइड करना होता है कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, तो दैट विल डिसाइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम इस चैप्टर के लेटर हाफ में सीखेंगे. बट आप वो चीज केवल तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में. बट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेटा नहीं गिवन होता है, एंड स्टिल यू हैव टू राइट द आंसर. सो इन दैट केस दीज आर द रूल्स विच विल हेल्प यू. ठीक है, तो आपको वन बाय वन पहले रूल्स लिखने हैं. सबसे पहला पॉइंट जो आपको एकदम स्टैंडर्ड दिमाग में सेट करना है, दैट इज ऑल द रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस आर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो जितने भी हमारे प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स हैं वो सब केवल इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में वर्कआउट करेंगे. इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है आइदर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और गोल्ड इलेक्ट्रोड. तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड नहीं मेंशन्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर इलेक्ट्रोड गिवन है तो प्रॉब्लम है. तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है या नहीं है. कॉमनली जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं दोज आर प्लैटिनम एंड गोल्ड. कॉमनली जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं दे आर प्लैटिनम एंड गोल्ड. अगर नहीं मेंशन है तो हम उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड एज्यूम कर लेते हैं. तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है, ऑल द रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस, all the rules of preferential electrolysis are applicable. All the rules of preferential electrolysis are applicable only in the case of inert electrodes. All the rules of preferential electrolysis are applicable only in the case of inert electrodes. और commonly हम लोग जो inert electrode use करेंगे that will be platinum and gold. ठीक है, so you can use either platinum or you may use gold also, but you know, so you may use platinum or gold, right? अब हमें वन बाय वन रूल लिखना है. तो आप देखो हमेशा जब भी आप प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस में जाओगे तो आप जानते हो हम कॉमनली जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करेंगे दोज विल बी एक्वस सॉल्यूशंस. एंड इफ इट विल बी एक्वस सॉल्यूशन तो उसमें H+ आयन और OH- आयन एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिशन विल बी आइदर विद H+ आयन और विद द OH- आयन, राइट? तो उसी के लिए रूल लिख रहे हैं. सबसे पहला रूल लिखिए, व्हेन Li+ K+ Na+ एंड Ca2+. मतलब अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करो तो इट इज अल्कली मेटल्स and alkaline earth metals. So when Li+, K+, Na+ and Ca2+ are in competition with H+, then electrolysis of H+ takes place. And hydrogen gas is liberated at cathode. And Li+, K+, Na+ and Ca2+ are in competition with H+, then electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. This first rule. आपको अगर कॉमन सेंस से याद रखना है तो देयर इज नो पॉइंट कि आप वर्ड बाय वर्ड लर्न करो. आपको एक बेसिक सेंस दिमाग में सेट कर लेना है दैट अगर हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस का H+ के साथ कंपटीशन होगा तो हमेशा H+ की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और इस प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पे. तो मैं आपको पहले ही सिखाया कि अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H+ आयन से हाइड्रोजन गैस बनेगी. ओके, सेकेंड टर्म में लिखेंगे when copper 2+, Ag+, when copper 2+, Ag+, Au3+, when copper 2+, Ag+,
Au3 plus and Hg2 plus, यानी कि क्यूप्रिक आयन, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। अब आप आसानी से पहचान सकते हो सब नोबल मेटल्स हैं। So when copper 2 plus, Ag plus, Au3 plus and Hg2 plus are in competition with H plus, then electrolysis of metal ions takes place. Then electrolysis of metal ions takes place and corresponding metal is deposited at cathode. And corresponding metal is deposited at cathode. तो दो रूल समझ में आ गया आपको। अगर एल्कली मेटल का कॉम्पिटिशन एल्कली मेटल अल्कालाइन मेटल आयंस का कॉम्पिटिशन H+ से होगा तो H+ की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पे। दूसरा रूल बताया आपको कि अगर हमारे पास नोबल मेटल्स के आयन है उनका H+ से कॉम्पिटिशन होगा तो मेटल आयन डिपॉजिट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, in strongly acidic solution, always electrolysis of H+ takes place. In strongly acidic solution, always electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. तो अगर कोई solution strongly acidic है मतलब उसमें H+ concentration बहुत ज्यादा है तो फिर कोई भी आयन हो कोई competition नहीं बचता, हर बार H+ आयन की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। So in a strongly acidic solution always electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. So now rule number 4 is when chloride ion and bromide ion are in competition with OH minus, when chloride ion and bromide ion are in competition with OH minus, when chloride ion and bromide ion are in competition with OH minus, then always electrolysis of chloride ion or bromide ion takes place. Then always electrolysis of chloride ion or bromide ion takes place. And chlorine or bromine is liberated at anode. When chloride ion or bromide ion are in competition with OH minus, always electrolysis of chloride ion or bromide ion takes place. And chlorine or bromine is liberated at anode. And chlorine and bromine is liberated at anode. Now rule number 5. Rule number 5 is when nitrate ion and sulfate ion are in competition with OH minus, when nitrate ion and sulfate ion are in competition with OH minus, then electrolysis of OH minus takes place. Then electrolysis of OH minus takes place and hydrogen gas and oxygen gas is liberated at anode. When nitrate ion or sulfate ion are in competition with OH minus, then electrolysis of OH minus takes place and oxygen gas is liberated at anode. तो OH माइनस की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो उससे ऑक्सीजन गैस बनती है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने आपको। So when nitrate ion or sulfate ion are in competition with OH minus, then electrolysis of OH minus takes place
and oxygen gas is liberated at anode. And then the last rule, which is sixth one. So sixth rule is when strongly alkaline solution is used for electrolysis, मतलब बहुत हाई pH का solution अगर आपने ले लिया, so when strongly alkaline solution is used for electrolysis, then always electrolysis of OH minus takes place. Then always electrolysis of OH minus takes place. And oxygen gas is liberated at anode. And oxygen gas is liberated at anode. समझ आ गए सारे रूल्स? अब एक बार so we'll write first electrolysis of aqueous NaCl using inert electrodes. तो अब देखो आपके पास aqueous NaCl है तो दो इलेक्ट्रोलाइट हो गए NaCl, it will ionize Na plus and Cl minus, and water, it will ionize as H plus and OH minus. अब जब हम एनोड पे चेक करेंगे तो हमें दो आयन मिलेंगे, एनोड पे दोनों एनायन पहुंच जाएंगे, दैट इज Cl minus एंड OH minus. और कैथोड पे भी दो आयन पहुंचेंगे, दोनों कैटायन, which is H plus and Na plus. तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके पहले जब भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस लिखी तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस लिखी थी या वोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस लिखी थी. बट एट प्रेजेंट हमारे पास एक्वस NaCl है तो वी हैव बोथ द आयंस Cl minus and OH minus, H plus and Na plus. तो अब होगा कंपटीशन. कंपटीशन में किसको विन कराना है वो मैंने तुम्हें रूल सिखाया. क्लोराइड आयन और OH माइनस में किसकी कंपटीशन में किसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं? क्लोराइड आयन का. तो एनोड पे हम लोग क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे. तो यहाँ पे देखो Cl माइनस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl बनाएगा और दो Cl एटम कंबाइन होने के बाद क्लोरीन गैस बना देंगे. और जब H प्लस और Na प्लस का कंपटीशन होगा तो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी? H प्लस की. Hydrogen. So H plus will accept the electron, will form H, and two hydrogen atom will combine to give you hydrogen gas. और जब इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो जाएगी तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा? फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या बच जाएगा? एक OH माइनस और एक Na प्लस. आपने इस मेथड को S ब्लॉक में पढ़ा होगा, NaOH के मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी प्रोसेस से बनाया जाता है. And the byproducts are chlorine gas and hydrogen gas. This is your electrolysis of aqueous NaCl. So now write down a question. Find the electrolysis product. Electrolysis product का मतलब एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा और बाद में इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेफ्ट ओवर है. So find the electrolysis product at anode, cathode and left electrolyte, and change in pH assuming no change in volume during electrolysis, and definitely using inert electrodes. तो अभी हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट ही लेना है, ठीक है. जब तक हम लोग इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तब तक इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की डिस्कशन है, ठीक है. So you have to write the electrolysis of aqueous NaCl, aqueous copper sulfate, aqueous sodium nitrate, aqueous silver nitrate, aqueous potassium bromide and aqueous cupric chloride. इनके आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं. So you just try once. So let's start question. सबसे पहले aqueous NaCl अगर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो अभी मैंने आपको एक मिनट पहले देखो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस समझाई है. So if it will be your school examination or you may say your board examination, then you have to write in this manner जैसे मैंने subjective form में लिखा हुआ है. हर इलेक्ट्रोलिसिस आपको ऐसे ही लिखना है. So you may practice at your home. जितने भी मैंने ऑप्शंस लिखे हैं वो सब आप पूरे पूरे इलेक्ट्रोलिसिस लिख के देख सकते हो, जैसे मैंने aqueous NaCl इलेक्ट्रोलिसिस बताया. एंड दैट मींस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में आपको ऐसे पूरा कंप्लीट प्रोसीजर से लिखना है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा, व्हाट इज प्रोडक्ट एट एनोड, व्हाट इज प्रोडक्ट एट कैथोड और व्हाट इज लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रोलाइट. तो वो मैं टेबल में डायरेक्टली फिल कर दूं. अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आएगा तो टेल मी, मैं आपको पूरा कंप्लीट लिख के दिखा दूंगा.
तो जैसे देखो हमने सबसे पहले NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करी, तो एनोड पे हमारे पास देखो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Na+ एंड OH-। अब अगर pH में चेंज रिपोर्ट करना है तो देखो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो तो न्यूट्रल होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल। और बाद में सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, NaOH। NaOH मतलब बेस। तो पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन था, बाद में बेसिक सॉल्यूशन हो गया। व्हाट विल बी द आउटकम, इंक्रीज इन pH। समझ आया? अगर pH के बारे में रिपोर्ट करेंगे तो इट विल बी इंक्रीजेस। कैसे पता चला, because initial solution is NaCl, NaCl is neutral solution, NaOH is alkaline solution। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन और अल्कलाइन सॉल्यूशन में pH इसका ज्यादा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आओ। NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हुई बेटा, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन तो लिबरेट हो गया। जो एनोड पे OH- पहुंचा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुई, और जो कैथोड पे Na+ पहुंचा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुई, तो लेफ्ट ओवर क्या हुआ, Na+ एंड OH-। ठीक है, आपने एस ब्लॉक में चीज सीखी होगी, NaOH बनाने का मेथड ऑफ ऑपरेशन है। ओके, अभी अगला एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वील से अबाउट सोड कॉपर सल्फेट। अभी और 3-4 एग्जांपल है, समझ आ जाएगा आपको, बताता हूं। अब कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस ले रहे हैं हम एक्वस में, तो कौन कौन से आयन मिलेंगे, कॉपर 2+ एंड H+, सल्फेट आयन एंड OH-। तो एनोड पे किसकी किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, बताओ। OH- एंड सल्फेट के कॉम्बिनेशन में किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, OH-। एनोड। तो वील गेट ऑक्सीजन। कैथोड पे कॉपर प्लस और H+ पे कॉम्बिनेशन होगा तो क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या क्या बचा, H+ एंड SO4 2-। तो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म हो गया। तो एसिड का pH क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे pH क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। NaNO3 के केस में पहुंचेंगे तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा नाइट्रेट आयन और OH- का। OH- की इलेक्ट्रोलिसिस होगी ऑक्सीजन। Na+ और H+ के कॉम्बिनेशन में H+ की इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में केवल वाटर कंज्यूम होगा। NaNO3 जैसा था वैसे ही बचेगा सॉल्यूशन में लास्ट में। There will be no change in concentration of there will be no change in Na+ and NO3-, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में एक OH- की इलेक्ट्रोलिसिस हुई और एक Na+ की इलेक्ट्रोलिसिस हुई। तो इस केस में पहले भी सोडियम नाइट्रेट था, अभी भी सोडियम नाइट्रेट है, तो नो चेंज इन pH। नेक्स्ट कम्स एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन और OH- के कॉम्बिनेशन में किसकी इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीजन, OH-। Ag+ और H+ के कॉम्बिनेशन में सिल्वर। सॉल्यूशन में क्या क्या बचा, H+ एंड NO3-, दैट इज नाइट्रिक एसिड। सॉल्यूशन कैसा हुआ, मोर एसिडिक, pH क्या हुआ, डिक्रीज। नेक्स्ट वन इज KBr। KBr के इलेक्ट्रोलिसिस में K+ Br-, तो एनोड पे Br2, कैथोड पे K+ और H+ में कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन। फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचा है, K+ एंड OH-। सॉल्यूशन कैसा हुआ, अल्कलाइन, pH क्या हुआ, इंक्रीज। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। And the last case, aqueous cupric chloride।
तो Cl माइनस और OH माइनस के कॉम्बिनेशन में Cl की इलेक्ट्रोलिसिस, सो प्रोडक्ट इज क्लोरीन गैस. कॉपर और H प्लस के कॉम्बिनेशन में कॉपर, फाइनल लेफ्ट ओवर इन द सॉल्यूशन इज H प्लस एंड OH minus, that means water. क्यूप्रिक क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस में Cl माइनस और OH माइनस के कॉम्बिनेशन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोलिसिस तो क्लोरीन, कॉपर और H प्लस में कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस तो H प्लस, तो फाइनली सॉल्यूशन में वाटर बचा. तो पहले सॉल्यूशन एसिडिक था, अभी न्यूट्रल हो गया, तो अगेन pH इंक्रीज. तो आप केयरफुली सारे स्टेप देख लो, किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए थोड़ा और डिटेल लिख दूंगा. तो मैं आपको डिटेल में फिर से लिखना बता रहा हूँ. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड में लिखना है. तो फिर से वही दो स्टेप. सबसे पहले हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये आयनाइज होकर बनेगा कॉपर 2 प्लस एंड 2 Cl माइनस. दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास वाटर. दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वाटर, बिकॉज इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन. सो वाटर विल गिव यू H प्लस एंड OH माइनस. अब आपके पास देखो दो कैटायन दो एनायन हो गए. सो नाउ आई विल मूव टू एनोड एंड कैथोड. So at anode we have two ions, which is Cl minus and OH minus, and at cathode we have two ions, copper 2 plus and H plus. ठीक है. Now you have to decide which one will be preferred for the electrolysis. तो in between OH minus and Cl minus competition में किसको विन कराते हैं? Cl minus. H plus और copper में किसकी विन कराते हैं? Copper. ये मार्क कर लिया आपने. अब इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो. क्लोराइड आयन क्या करेगा? Cl में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके, दो क्लोराइड आयन कंबाइन होकर क्लोरीन गैस. यहाँ पे कॉपर 2 प्लस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गेन करेगा, बनाएगा कॉपर सॉलिड. और लेफ्ट ओवर क्या होगा सॉल्यूशन में? लेफ्ट ओवर इन इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट ओवर इन इलेक्ट्रोलाइट इज H प्लस एंड OH माइनस, मतलब सिंपली वाटर बचेगा. पूरा क्यूप्रिक क्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में. विल गेट H plus and OH minus. Clear? So next process will write electrolysis of copper sulfate. Electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrode. Electrolysis of copper sulfate using copper electrode. अब देखो इस केस में हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट नहीं है. So in this case, electrode will participate in electrolysis. So this you mention here. Electrodes will participate in electrolysis. तो जब तक आपके पास इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है तब तक तो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं पार्टिसिपेट कराते हैं. बट व्हेन यू यूज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है. सो इन दिस केस आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो इलेक्ट्रोड की वजह से हो जाएगी. सो इन दिस केस एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा. यहाँ जो कॉपर सॉलिड फॉर्म था वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा कॉपर 2 प्लस में, द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. और कैथोड पे जो कॉपर 2 प्लस आयन है यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन दिस इलेक्ट्रोड एनोड पे जो कॉपर है वो डिसॉल्व होगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. इससे कॉपर सल्फेट के मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा. समझ आया? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर के रिडक्शन हुआ. सो एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2 प्लस फॉर्म बनाएगा, कैथोड पे वही कॉपर 2 प्लस आयन डिपॉजिट हो जाएगा. सो दैट मींस ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस देयर विल बी नो चेंज इन मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, बिकॉज जितना कॉपर इलेक्ट्रोड एक एंड पे डिपॉजिट हुआ उतना ही दूसरे, जितना एक एंड पे डिसॉल्व हुआ उतना ही दूसरे एंड पे डिपॉजिट हो जाएगा. तो उसका नेट आउटकम क्या हुआ? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस mass of anode decreases and
mass of cathode increases, there is no change in the moles of copper sulfate. ठीक है, तो स्पेस में जो कॉपर इलेक्ट्रोड है एनोड वाला वो डिसॉल्व होता जाएगा, उसका मास धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो कॉपर डिसॉल्व होगा वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो धीरे धीरे कॉपर जो कैथोड वाला पार्ट है उसका मास इंक्रीज होता जाएगा, एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट उसके मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सो जब भी इलेक्ट्रोड इनर्ट हो जाएंगे, इनर्ट होंगे, तब तक इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वी गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ओके। इसी का सिमिलर दूसरा एग्जांपल लिखना है, तो यू मे राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसी का रेप्लिका प्रोसेस लिखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous silver nitrate using silver electrode। तो यहाँ पे भी देखो एनोड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। So oxidation of Ag solid will take place, will form Ag plus an electron, and cathode पे Ag plus electron gain करके finally Ag solid बना देगा। So again there is no change in concentration of AgNO3. Okay. So write down above concept of electrolysis is used in electrolytic refining। आप लोगों ने मेटलर्जी का थोड़ा आइडिया होगा, तो वहाँ रिफाइनिंग करने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं। सो इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, या फिर जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तब आपको ये टर्म दोबारा बताऊंगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। The above concept of electrolysis is used in electrolytic refining and electroplating। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अप्लाई करें तो मैंने इसका सेल बनाया, और दो लोग इस चीज को मेटलर्जी में दोबारा पढ़ेंगे, अभी मैं आपको क्विकली समझाता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एनोड होगा जो डिसॉल्व होगा, तो एनोड पे हमने इम्प्योर कॉपर ले लिया लेट से, और ये आपका कैथोड हो गया जिस पे डिपॉजिट होगा, तो ये प्योर कॉपर वायर हो गया। तो एनोड से कॉपर डिसॉल्व होगा और कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और यहाँ पे आपने एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया, और अब आपका एनोड से कॉपर डिसॉल्व होकर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब हम कैथोड बाहर निकालेंगे तो विल गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर, और यहाँ पे जो नीचे एनोड है उसके नीचे जो इम्प्योरिटी कलेक्ट होगी उसको बोलते हैं एनोड मड। दिस इज कॉल्ड एनोड मड एंड दिस इज इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटीज होंगी रॉड में वो तो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो एनोड के नीचे डिपॉजिट होते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। जो प्योर कॉपर होगा वो एनोड पे डिसॉल्व होके कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो जो एनोड वाली रॉड है वो धीरे धीरे थिन होती जाएगी, और जो कैथोड वाली रॉड है वो थिक होती जाएगी। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम विल गेट ऑलमोस्ट प्योर कॉपर। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, so next cell we write Kastner-Kalner cell. This is actually electrolysis of NaCl। ठीक है, बस इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट नहीं लेते, या मरकरी यूज करते हैं। So sodium hydroxide is generally prepared commercially by the electrolysis of sodium chloride in Kastner-Kalner cell। A prime solution is electrolytes using mercury cathode and carbon anode। Sodium metal discharged at cathode combines with mercury to form sodium amalgam। Chlorine gas is evolved at anode।
और जो सोडियम अमलगम होता है उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो इट विल प्रोड्यूस NaOH एंड हाइड्रोजन गैस. सो अल्टीमेट आउटपुट इज NaOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. बट ध्यान रखना है कि इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एनोड पे सोडियम अमलगम बनता है. At anode we get sodium amalgam rather than hydrogen, and at cathode we'll get sodium amalgam, and at anode we get chlorine gas. Although after reaction with water of sodium amalgam हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, बट इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोलिसिस हुई उससे हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है. Is that clear? So this is also an example of electrodes participating in electrolysis. तो इसमें जो अमलगम सोडियम मरकरी फॉर्म दे रखी है वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम अमलगम फॉर्म बना दे रहा है. So here we'll not get hydrogen gas directly at cathode. Yes. What is the meaning of amalgam? Amalgam means solution of sodium and mercury. किसी मेटल का अगर हम मरकरी के अंदर सॉल्यूशन लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अमलगम. Okay, sir. सोडियम मेटल जो है वो मरकरी में डिसॉल्व कर दिया and it is converted to sodium amalgam. So you have to learn the products because this is S block elements, inorganic का portion है तो आपको definitely learn नहीं करना है. There is no other substitute for that. So Kastner-Karner cell का आपको product याद रखना है. कैथोड पे सोडियम अमलगम और एनोड पे क्लोरीन गैस. Clear? Okay, sir. Thank you. Welcome. Sir, here it is given as iron cathode, but in the para it is given as mercury cathode. Pardon? आयरन का जो हम लोगों ने वैसल ले रखा है ना उसमें मरकरी कोटिंग है. ध्यान से देखो ना डायग्राम अगर देखना है. ग्रेफाइट इज एनोड, आयरन का कैथोड है. तो अब चूंकि मरकरी इज लिक्विड ना तो उसके साथ कोई ना कोई मेटल तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना वायर के लिए. You need not to write this, you have to just simply write the equations. This is the portion of NCERT book. मैंने आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए डायग्राम बताया. डायग्राम इज नॉट रेलेवेंट. आपको कास्टर-कार्नर सेल का प्रोसेस पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस में. सो यू जस्ट राइट दिस मच. यहाँ से कैथोड से एनोड की जितनी इलेक्ट्रोलिसिस दिखी ये पोर्शन मार्क कर लो. अदरवाइज रेस्ट पोर्शन इज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपसे वहां पूछा गया कास्टर-कार्नर सेल इज यूज्ड फॉर, तो योर आंसर विल बी प्रोडक्शन ऑफ NaOH. Reactant for that process is aqueous NaCl. Electrodes for that process is carbon and mercury, like that. So that is the part of inorganic chemistry. Electrolysis का part केवल इतना है कि that sodium जो है उसकी mercury के साथ reaction होने के बाद sodium amalgam बनता है. That is the only thing which you have to recall over here. Otherwise it is a part of S block. S block यहाँ पे आपने NaOH का method of operation सीखा हुआ है. So बस electrolysis में ध्यान रखना है कि इसके कैथोड पे सोडियम अमलगम बनेगा, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी. ऑल्दो सोडियम अमलगम की फर्दर वाटर से रिएक्शन होने के बाद यू विल गेट हाइड्रोजन. सो वी विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो मैंने असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दे रखा है उसको पूरा सॉल्व करना है. उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे.